नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले दो क्लासेज में हमने एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में जाना था। हमने विशेष रूप से क्षार धातुओं की बात की थी। उन क्षार धातुओं में हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी, उनकी आयनीय और परमाणुवीय त्रिज्या, इसके अलावा उनके अमोनिया में विलयन और सामान्य रासायनिक गुणधर्मों की बात की थी। इस वाली क्लास में हम एस ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें भी सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनके बनाने की विधि कि वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनके गुण और उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्षारीय मृदा धातुएं जो कि वर्ग 2 की सदस्य हैं, उनके भी भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। औद्योगिक स्तर पर सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं, इसे सामान्यतः सॉल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। इस बनाने में लाभ यह है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड से मिलकर बनता है, ये जल में अल्प विलेय होता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम क्लोराइड के अमोनिया से संतृप्त सांद्र विलयन में प्रवाहित करके बनाया जाता है। पहले अमोनियम कार्बोनेट और फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब अभिक्रियाएं देखें कि ये जो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन कर क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। यह अमोनियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। और ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो डिजायर्ड हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वह बन जाता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है उसके क्रिस्टल पृथक कर लेते हैं, उनको हम आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और जब कभी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम बनाना चाह रहे थे। इस प्रक्रम में अमोनियम क्लोराइड युक्त विलयन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया पर अमोनिया को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये इस विधि का फायदा है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड इसकी रिएक्शन होगी तो अमोनिया हमें वापस से मिल जाएगा एक साइड प्रोडक्ट के रूप में। सोडियम कार्बोनेट एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में मिलता है। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या कि इसमें 10 जल के अणु जुड़े रहते हैं। इसे वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने के लिए काम में लेते हैं। मतलब कपड़े धोने का जो सर्फ हम कहते हैं उसका ये मुख्य घटक है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये डेकाहाइड्रेट जो क्रिस्टलाइन वाटर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो अलग हो जाता है और ये मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मोनोहाइड्रेट को जब वापस से गर्म करेंगे तो ये सामान्य सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा और इसे सोडा ऐश कहते हैं। अब देखिए जैसे डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसको 375 केल्विन पर गर्म करो तो ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है, यानी केवल एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है और 9 बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जब पुनः इसको गर्म करते हैं इससे अधिक ताप पर तो ये केवल सोडियम कार्बोनेट बचता है, सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, जिसे सोडा ऐश कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट वाला भाग जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन बनाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बनाता है। इसका उपयोग जल के मृदुकरण में यानी कि वाटर के सॉफ्टनिंग में, धुलाई एवं निर्मलन में, कांच, साबुन, बोरेक्स, कास्टिक सोडा के निर्माण में, कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में काम आता है। तो ये एक सोडियम का महत्वपूर्ण यौगिक था सोडियम कार्बोनेट, जिसे हमने बनाया, उसके गुण और उसके उपयोगों के बारे में जाना। दूसरा है सोडियम क्लोराइड। ये आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड तो बहुतायत में मिलता है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा है। आपने समुद्र के आसपास के क्षेत्र देखे होंगे जहाँ पर क्यारियाँ बना दी जाती हैं, समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसका वाष्पीकरण होता है पानी का और बचा हुआ क्या रह जाता है, हमारे पास में सोडियम क्लोराइड रह जाता है। यद्यपि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को हम घुलनशीलता के आधार पर अलग कर लेते हैं। तो समुद्री जल में लगभग 2.7 से 2.9% तक लवण होता है। हमारे देश में सूर्य के वाष्पीकरण द्वारा लगभग 50 लाख टन नमक का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है।
ये जो नमक हमें प्राप्त होता है ये अपरिष्कृत है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। अशुद्धियाँ क्या क्या मिली हुई हैं इसमें, जैसे सोडियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि ये सब समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इन शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए ये जो अपरिष्कृत लवण है इसको जल की न्यूनतम मात्रा में घोलते हैं। तो ऐसी अशुद्धियाँ जो अविलेय अशुद्धियाँ होती हैं वो पृथक हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड को हम विलेयता में परिवर्तन के आधार पर, कि जल में विलेयता सोडियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम क्लोराइड से और मैग्नीशियम क्लोराइड से अलग अलग होती है। तो इन अशुद्धियों की जल में विलेयता के आधार पर इनको पृथक कर लेते हैं। जब विलयन को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से संतृप्त करते हैं तब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि इसमें मौजूद रहती है, जिसके कारण से ये डेलिक्वेसेंट होता है, यानी कि वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेता है। आपने कई बार देखा होगा बरसात के दिनों में यदि हमारी डाइनिंग टेबल पर नमक खुला रह जाता है तो वो गीला हो जाता है। वो क्यों है? क्योंकि इसका ये डेलिक्वेसेंट नेचर है, जिसके कारण से वायुमंडल में उपस्थित नमी को ये अवशोषित कर लेता है। कौन करते हैं? जो इसमें अशुद्धि के रूप में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित है। साधारण नमक खाने के जो हम काम में लेते हैं, खाने में मिलाने में काम में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड उसमें काम आता है। साथ में सोडियम परऑक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी इसे काम में लेते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण यौगिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कास्टनर कैनल सेल से सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से करते हैं। करते क्या है? देखो, एक इलेक्ट्रोलाइट सेल ले लेते हैं, उसमें मरकरी का कैथोड और कार्बन का एनोड बना लेते हैं, मरकरी कैथोड और कार्बन एनोड। और फिर क्या करते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड को का विद्युत अपघटन कराते हैं, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो उसमें से सोडियम क्लोराइड में किस में कन्वर्ट होगा? वो सोडियम प्लस और Cl माइनस में। वो जो सोडियम आयन है वो कहा जाएगा कैथोड की तरफ, हम जानते हैं कैटाइंस कैथोड की ओर और एनाइंस एनोड की ओर जाते हैं। तो सोडियम आयंस कैथोड की ओर जाएंगे, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिड्यूस हो जाएंगे। चूंकि वो मरकरी का कैथोड है इसलिए मरकरी के साथ मिलकर ये सोडियम अमलगम बना लेगा। और एनोड पर जो क्लोरीन गैस क्लोराइड आयन के रूप में गए थे वो क्लोरीन गैस के रूप में ऑक्सीकृत होकर निकल जाएगी। ये जो अमलगम बना, सोडियम का मरकरी के साथ मिलकर अमलगम बना, वो जल से अभिक्रिया कर लेता है और जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। अब आप समझें, एनोड पर कौन सी गैस निकली? क्लोरीन। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और बन क्या जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और लेके हम क्या चले थे? सोडियम क्लोराइड, जिसका हमने विद्युत अपघटन कराया था, जिसमें हमने मरकरी का कैथोड लिया था और कार्बन का एनोड लिया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड पारभासी श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज, कृत्रिम रेशे और अन्य रसायनों के निर्माण में होता है, पेट्रोलियम के परिष्करण में होता है और बॉक्साइड के शुद्धिकरण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चौथा इसका जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। इसको यह गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और जिसके कारण से ये छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। जब पेस्ट्री या केक में आपने देखा होगा बहुत फ्लफी होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं? जब बनाते हैं ना, पेस्ट्री बनाया, केक बनाया या ब्रेड बनाई, तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विघटित हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, जिसके कारण से इसमें छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई देते होंगे और ये फ्लफी भी आपको दिखाई देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, इसमें इसका जलीय विलयन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करो तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। इसका उपयोग माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। इसके जो अपने स्किन पर जो रोग हो जाते हैं उनमें ये माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। साथ साथ ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी या अग्निशमन यंत्र में भी यह काम आता है। सोडियम और पोटेशियम की जैव उपयोगिता। सोडियम और पोटेशियम की हमारे शरीर में उपयोगिता को गहराई से समझने का कोशिश करें। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन ये हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर भी उपस्थित होते हैं और कोशिका द्रव्य के बाहर भी होते हैं। अब आगे की बात सुनो। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम जैव अणु भी कहते हैं, ये ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल एक ऋणात्मक प्रकृति का, उसके साथ में सोडियम आयन या पोटेशियम आयन जुड़ जाते हैं। अब है क्या कि ये जो बायोमॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर जाते हैं, इस कोशिका के अंदर जाते हैं। तो उसके अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, इनकी सांद्रता निश्चित होनी चाहिए।
जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि सेल के अंदर और सेल के बाहर इनकी सांद्रताओं का अनुपात निश्चित होना चाहिए। अब है क्या, ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन इन बायोमोलिक्यूल्स के साथ अंदर जाएंगे। सांद्रता को बनाए रखने के लिए ये कुछ आयन को बाहर निकाल देते हैं। तो उस सेल वॉल पर, उस कोशिका की दीवार पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है और उस पर हम कहते हैं उसको सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप इन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को सेल में बाहर और सेल के अंदर ये मेंटेन रखता है और उससे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम हमारे शरीर में इनकी एक निश्चित सांद्रता उत्तरदायी है। आपने कई बार देखा होगा जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तब डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं आप ये बताइए कि आपके ब्लड में सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और साथ में क्लोराइड आयन की भी कराते हैं। तो उसका एक निश्चित अनुपात हमारे शरीर में होना चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है सोडियम और पोटेशियम की हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। सोडियम एवं पोटेशियम की जैव उपयोगिता, 70 किलो के वजन वाले एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम होता है, जबकि आयरन केवल 5 ग्राम और कॉपर 0.06 ग्राम होता है। सोडियम आयन मुख्यतः अंतरकाशीय द्रव में उपस्थित रक्त प्लाज्मा जो कि कोशिकाओं को घेरे रहता है में पाया जाता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम अधिकतर बाहर मिलेगा, उसकी सांद्रता अधिक, और पोटेशियम की सांद्रता उसके कोशिका द्रव्य के अंदर अधिक होती है। अब बात करते हैं वर्ग 2 के तत्व की। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातुएं और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इन क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य तत्व संयुक्त रूप से क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। कारण हमने इसका सीखा था क्योंकि ये अर्धक्रस्ट में या भूपर्पटी में मिलते हैं। प्रथम तत्व बेरिलियम वर्ग के तत्व अन्य तत्वों से भिन्नता दर्शाते हैं और एल्युमिनियम के साथ यह विकर्ण संबंध दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि हम पहले बात कर चुके, ये द्वितीय वर्ग का तत्व है। इसका मतलब इसके s कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि s कक्षक, इसका जो बाह्यतम s कक्षक है वो पूर्ण भरा हुआ होता है। इसलिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबेल गैस के बाद में NS2 होता है। जैसा कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कि बेरिलियम का 1s2 2s2, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, या हम इसको साथ साथ ये भी कह सकते हैं नियॉन 3s2, कैल्शियम इसमें 4s2 है, इसके अंदर आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये आर्गन का विन्यास है। स्ट्रोंशियम में आप देख रहे हैं कि लास्ट में 5s2 है, यानी कि अंदर का ही सारा कोश भरा हुआ है। और बेरियम में जीनॉन के बाद में 6s2 और रेडियम में रेडॉन के बाद में 7s2, यानी कि जो अंतिम कोश है इनका बाह्यतम कोश, उसमें s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी कारण से इनको वर्ग 2 के तत्व भी कहते हैं। ये भी क्षार धातुओं के समान में आयनिक प्रकृति के होते हैं। हालांकि बेरिलियम के जो यौगिक हैं वो सहसंयोजक गुण दिखाते हैं, मैग्नीशियम के भी कुछ यौगिक सहसंयोजक गुण दिखाते हैं, अन्यथा सभी तत्वों के यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक प्रकृति का कारण आपको जैसे पहले बताया गया था कि एनाइन के साथ जब ये जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण से या विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण से इनकी नेचर आयनिक हो जाती है। परमाणु तथा आयनीय त्रिज्या, आवर्त सारणी में संगत आवर्त में क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं छोटी होती हैं। समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा था कि जब यह चैप्टर हम समझें तो हमारे दिमाग में पीरियडिक टेबल होनी चाहिए। यदि आवर्त सारणी हमारे सामने है, हमारी आंखों में छपी हुई है, तो हम उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और यह भी कहा था कि हमने यह सीखा है, हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो परमाणुवीय आकार कम होता चला जाता है। परमाणुवीय आकार कम होने का कारण भी हमने सीखा था, वह यह था कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है जबकि इलेक्ट्रॉन उसी कोश में आते हैं। जब नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन उसी कोश में आते हैं, तो हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनों पर या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ मजबूत हो जाती है और आकार छोटा होता चला जाता है।
चूंकि क्षारीय मृदा धातु के तत्व क्षार धातुओं से दाहिनी ओर आते हैं एक आवर्त में, इसका मतलब अल्कली मेटल की तुलना में एल्कलाइन अर्थ मेटल यदि उसी आवर्त के हैं तो उनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्या कम होगी। और यह भी हम जानते हैं कि किसी भी तत्व की आयनीय त्रिज्या, धनावेशित तत्व की बात कर रहा हूं मैं, जो धन आवेशित हैं, उनकी उसके परमाणुीय त्रिज्या की तुलना में कम होती है। इसका कारण भी हमने पिछली कक्षा में सीखा था, क्योंकि जो बाह्यतम कोश है वो समाप्त हो जाता है या हट जाता है। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या था आपको याद हो, हमने इसको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी सीखा है, आवर्त सारणी वाले चैप्टर में, और पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणुओं के बड़े आकार के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। ये किस बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसके आगे आने वाले तत्वों की तुलना में, क्योंकि क्षारीय धातुओं की तुलना में तो इसका आकार छोटा है, लेकिन आगे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी तुलना में इसका आकार बड़ा होता है। जब आकार बड़ा है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से दूरी अधिक है, उसी आवर्त के तत्व की बात कर रहा हूं मैं, और जब दूरी अधिक है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनन एंथैल्पी के मान इनके कम होंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, एक हम वर्ग में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आकार बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा नाभिक की इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ कमजोर होती चली जाएगी, यानी कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान कम होते चले जाते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्षार धातुओं के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों की तुलना में अधिक होता है। कारण आप समझ रहे हैं, हमने पहले भी बात की कि क्षारीय धातुओं यानी एल्कली मेटल्स की तुलना में एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज थोड़ा छोटा है। उसी आवर्त के तत्व की बात करें, संगत आवर्त की, है ना, तो आकार छोटा है, इसका मतलब निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा ज्यादा। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान जो द्वितीय वर्ग के तत्व हैं उनकी अधिक होगी, कंपैरिजन किसके? एल्कली मेटल्स के। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आती है। इसकी जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी है उसके मान कम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, बात समझने की कोशिश करो, ये जो एल्कली मेटल्स हैं उनमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बहुत ध्यान से बात सुनना, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन वो निकल गया, अब अंदर क्या बच गया? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बच जाता है। तो जब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचता है, उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास बच जाता है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किस में से? एल्कली मेटल्स में से बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब एल्कली मेटल्स की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं वर्ग 2 के तत्व या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकाल लिया, अब कितना बच गया? 1। अब वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। वो जो बचा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्षार धातुओं या एल्कली मेटल्स की तुलना में कम ऊर्जा देने पर ही निकल जाता है। इसलिए इनके सेकंड आयनेशन एंथैल्पी के मान या द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान एल्कली मेटल्स की तुलना में कम होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि वर्ग 2 के तत्व Ca2+, Mg2+, Be2+ इस प्रकार से द्विधनात्मक आयन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी कम होती है। जल योजन एंथैल्पी, इसको हमने पहले भी पढ़ा था कि जितना छोटा आयनिक आकार उसकी जल योजन एंथैल्पी उतनी अधिक। हमने वो वाले लिथियम वाले केस में ही पढ़ा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम में। तो हमने कहा था कि जितना छोटा आकार होगा वो उतने ही जल के अणु उससे ज़्यादा जुड़ जाएंगे, और जितने ज़्यादा अणु जुड़ेंगे, जल के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी ही उसकी ऊर्जा बाहर निकलेगी। जल के जुड़ने पर कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है जिसे हम जल योजन एंथैल्पी अथवा हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आकार छोटा किसका है? बेरिलियम का। तो बेरिलियम में सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, सबसे ज़्यादा जुड़ेंगे तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा बाहर निकलेगी। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जल के जुड़ने की, जल के अणुओं को जुड़ने की क्षमता धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम बेरिलियम से बेरियम तक जाते हैं तो इनकी जल योजन एंथैल्पी का मान, हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान कम होता चला जाता है। क्षारीय मृदा धातुओं की जल योजन एंथैल्पी क्षार धातुओं की जल योजन एंथैल्पी की तुलना में ज़्यादा होती है। फिर ये बात आपके समझ में आ जाएगी क्यों ज़्यादा होती है। ये सब क्यों से, जब तक ये हम विज्ञान को क्यों और कैसे से नहीं समझें तब तक बात समझना बेकार है। तो समझे क्यों कम होती है।
इसलिए मृदा धातुओं के यौगिक क्षार धातुओं के यौगिक की तुलना में अधिक जलयोजित हो जाते हैं। उदाहरण देखें, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। ये MgCl2 6H2O और CaCl2 6H2 रूप में पाए जाते हैं। जबकि वही संगत हम मैग्नीशियम के साथ बात करें तो सोडियम क्लोराइड, और कैल्शियम के साथ बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड ऐसे हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। ये कुछ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें कि जैसे परमाणु क्रमांक, इसके बाद परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात कर ही चुके हैं कि अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे S में। आयनाइजेशन एंथैल्पी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ये डिक्रीज होती चली जा रही है। इसके बाद ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी के मान हम दिखाई दे रहे हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ये कम ऋणात्मक होती चली जा रही है। धात्विक त्रिज्या लगातार बढ़ रही है और गलनांक क्वथनांक के मान हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, और घनत्व भी धीरे धीरे करके ये पहले कम होता है उसके बाद फिर बढ़ रहा है। मानक इलेक्ट्रोड विभव पहले 1.97 है बेरिलियम का, और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। भौतिक गुण, क्षारीय धातुएं सामान्यतः चांदी के समान श्वेत, चमकदार परंतु नरम होती हैं और क्षार धातुओं की तुलना में कठोर होती है। वैसे नरम है लेकिन एल्कली मेटल्स की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी कठोर होती हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रेइश कलर के मिलते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्षार धातुओं की तुलना में उच्च होते हैं। कारण क्या कि इनका आकार छोटा है और ये अधिक मात्रा में बंध बना लेते हैं, फिर भी कोई नियमित पैटर्न जैसे हमने टेबल में देखा था वो दिखाई नहीं देता है। इनकी जो आयनेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है, और जब आसानी से बाहर निकल जाता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं या धन विद्युतीय लक्षण दिखाते हैं। और चूंकि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं इनकी आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाती है, इसके कारण से इनके धन विद्युतीय गुण भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता चला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको भी समझें। एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि इनको जब कभी भी हम इनका गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, जब आपको याद हो आप प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और सॉल्ट एनालिसिस कराते हैं आपको लवण का विश्लेषण, तो उसमें 5th ग्रुप में कैटाइंस के 5th ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आते हैं। और इन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का कन्फर्मेटिव टेस्ट इनके फ्लेम टेस्ट से होता है। तो कैल्शियम तो देता है ब्रिक रेड या ईंट जैसा लाल रंग, और उसके बाद में स्ट्रोंशियम देता है क्रिम्सन रेड कलर, जबकि बेरियम की हमें एप्पल ग्रीन कलर मिलता है। इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि क्यों मिलता है। उसका कारण क्या, इनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी दी जाएगी तो ये और उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो विकिरण जो उत्सर्जित करते हैं वो दृश्य क्षेत्र की होती है। अब जब दृश्य क्षेत्र की होगी तो उसमें जिस भी दृश्य क्षेत्र की होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर या उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनको हम ज्वाला परीक्षण द्वारा या फ्लेम टेस्ट द्वारा पता कर लेते हैं। अब आप ये जरूर कहोगे कि सब इसमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम कहाँ गया। बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज है छोटा साइज है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, और उसकी विकिरण जो निकलती है जब वो उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र में आता है या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए हमें उसका रंग दिखाई नहीं देता है। ज्वाला में उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में क्षारीय मृदा धातुएं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च स्तर में चले जाते हैं, और वापस जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो हमें वो दृश्य क्षेत्र में होने के कारण से रंगीन दिखाई देता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की प्रबलता से बंधे रहते हैं, इनका उत्तेजन कठिन है या इनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन धातुओं का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाई नहीं देता है। रासायनिक गुण, क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील हैं। कम क्रियाशील का कारण आपको बताया ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें अपेक्षाकृत अधिक बंध से बंधा हुआ है, इस कारण से ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा क्रियाशील नहीं है, ये केवल एल्कली मेटल्स की तुलना में थोड़ी सी इनकी क्रियाशीलता कम होती है। और टॉप टू बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती चली जाती है। वायु एवं जल के प्रति अभिक्रियाशीलता, बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रति निष्क्रिय हैं, लगभग निष्क्रिय हैं, और इनके पृष्ठ पर ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम से रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से तो बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार से बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पर भी बेरिलियम नाइट्राइड बना लेता है।
मैग्नीशियम अधिक धनविद्युतीय तत्व है जो वायु में अधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वायु से शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर, और नाइट्रोजन से रिएक्शन करने पर ये नाइट्राइड बनाती हैं। ये जल से और भी अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, यहाँ तक कि ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करें, ये जो बात कर रहे हैं वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की कर रहे हैं। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, बेरिलियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम के लिए हमें जल को गर्म करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एक वर्ग में, तो जल से अभिक्रिया करने की क्षमता या अभिक्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है। बेरिलियम सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करता, मैग्नीशियम के लिए गर्म जल की आवश्यकता होती है, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। हैलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता, सभी क्षारीय मृदा धातुएं हैलोजन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके हैलाइड्स बनाती हैं। जैसे मानो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम आयोडाइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाते हैं। बेरिलियम फ्लोराइड अगर बनाना हो तो उसको अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड से बनाते हैं। इसका ताप अपघटन करते हैं और ताप अपघटन पर हमें बेरिलियम फ्लोराइड मिल जाता है। बेरिलियम क्लोराइड को कैसे बनाते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराइए तो बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा। ये बेरिलियम क्लोराइड कार्बन और क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या देगा, बेरिलियम क्लोराइड, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, बेरिलियम के अतिरिक्त सभी क्षार धातुएं गर्म करने पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। बेरिलियम हाइड्राइड को बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया से बनाते हैं। ये जो बेरिलियम क्लोराइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा उससे क्या बनेगा, बेरिलियम हाइड्राइड बन जाता है। अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता, जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो अम्लों से शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। अपचायक प्रकृति, देखिए ये हमने एल्कली मेटल्स में भी देखा था। तो जिस प्रकार से एल्कली मेटल्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, अपचायक गुण रखते हैं, उसी प्रकार से एल्कलाइन अर्थ मेटल की भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये भी हमने पिछली क्लास में बात की थी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को या अपचायक गुण को समझते किससे हैं, तो हमने कहा था उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर। मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उसकी अपचयन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो इनका जो पता लगाते हैं वो किससे पता लगेगा कि इनके अपचयन क्षमता से। हमने जब इसकी जो भौतिक गुणों वाली टेबल देखी थी तो उसमें हम देखा था इनके जो मानक अपचयन विभव के मान है वो अधिक ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब ये अपचयन गुण दर्शाते हैं। बेरिलियम के अपचयन विभव का मान अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम ऋणात्मक होता है, फिर भी इसकी अपचयन क्षमता का कारण बेरिलियम आयन के छोटे आकार, इसकी उच्च जलयोजन ऊर्जा और उच्च परमाणुीकरण एंथैल्पी का होना है। द्रव अमोनिया में विलयन, क्षार धातुओं की भांति क्षारीय मृदा धातु भी द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले काले रंग का विलयन बनाती है। आपको याद हो जब हमने इससे पहले वाली क्लास पढ़ी थी तो हमने कहा था कि कोई भी एल्कली मेटल्स को यदि हम लिक्विड अमोनिया में घोलते हैं, द्रव अमोनिया में घोलते हैं, तो वो जो M+ यानी मेटल प्लस और अमोनिया, कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल M+ के साथ में या धातु धनायन के साथ जुड़ जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। चूंकि सभी धातुओं से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रकृति समान होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उस अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो सभी धातुओं के लिए समान होगा। इसीलिए वहाँ पर सभी धातुएं अमोनिया में घुलकर गहरे नीले रंग का विलयन बना रही थी। वही स्थिति यहाँ पर है, जहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसके कारण से ये गहरे नीले रंग का विलयन बना लेती हैं। देखें यहाँ पर जैसे ये धातु ये अमोनिया मॉलिक्यूल से जुड़ा, यहाँ पर जैसे MnH3 होल X 2+, क्योंकि वहाँ पर तो प्लस बनता है, यहाँ क्योंकि 2+ आएगा, और इलेक्ट्रॉन NH3 होल बाई माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्योंकि ये सभी में समान होता है इसलिए इनके सबके रंग भी लगभग समान होते हैं। इन विलयनों से पुनः अमोनिएट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। उपयोग, बेरिलियम का उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में होता है। कॉपर बेरिलियम मिश्र धातु का उपयोग उच्च शक्ति के स्प्रिंग बनाने में होता है, और धात्विक बेरिलियम का उपयोग एक्स किरण के वातायन में किया जाता है। जल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
का उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई बार हमारे जब हम कुछ खा लेते हैं या हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम कहते हैं एंटासिड लो। वो एंटासिड के रूप में क्या होता है, जाकर आप जो भी बाजार में दवाई लेते हैं तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप उसको कभी देखिएगा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पढ़िएगा तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या करते हैं, जो अधिक मात्रा में अम्ल बन गया है आमाशय की दीवारों पर, उसको वो समाप्त करते हैं या कम करते हैं उससे अभिक्रिया करके। तो जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी टूथपेस्ट का प्रमुख घटक है। हमारे जो टूथपेस्ट काम में लेते हैं सुबह, वो भी मैग्नीशियम कार्बोनेट में पाया जाता है। कैल्शियम का उपयोग धातु ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयित करना संभव है, और यह आपने एक मेटलर्जी का चैप्टर है उसमें आप इसको सीखेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या सीखा, इसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों से, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके हमने पहले बनाने की विधि, उसके गुण और उसके उपयोगों के बारे में जाना था। उसके बाद हमने वर्ग 2 के तत्वों की बात की, जिन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी हमने सामान्य प्रकृति की बात की, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की। हमने यह जाना कि इनके बाह्यतम कोश जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा हमने इसके आयनन एंथैल्पी की बात की कि इनके आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू के बारे में समझा, और यह जाना कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है। इसके अलावा हमने इनकी आयनिक और परमाणुीय त्रिज्या के बारे में समझा, और हमने इसके अलावा कुछ इनकी अभिक्रियाओं के बारे में जाना। इस क्लास के बाद में अगली क्लास में हम इसके शेष जो बच गए गुण हैं, जैसे रासायनिक गुण, उसके बारे में जानेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम जिप्सम के बारे में सीखेंगे, हम सीमेंट के बारे में सीखेंगे, और इनकी जैव उपयोगिता के बारे में भी हम अगली कक्षा में सीखेंगे। नमस्कार।